नमस्कार। हमने एक टॉपिक पढ़ा था रियल नंबर। उसमें एक सवाल है कि बच्चों ने पूछा है, उसके बाद मैं कर रहा हूं आज 2.3 का तीसरा सवाल है। उसमें कहा है कि मान लो कि आपको दे दे कि P और Q अगर A भाज्य धनात्मक पूर्णांक है। P और Q क्या है? A भाज्य धनात्मक पूर्णांक है। अब A भाज्य हम जानते हैं इसके टुकड़े होते ही नहीं, इसके गुणनखंड होते ही नहीं है, यानी कि उसमें सिर्फ क्या होता है, एक होता है, दूसरा क्या खुद होता है, और कुछ होने वाले टुकड़े उसके नहीं है। आपको ये दिया है P और Q A भाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √P प्लस √Q इनका योग क्या होगा, एक A प्रमेय संख्या होगी, एक A प्रमेय संख्या होगी। हमें सिद्ध करके दिखाना है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि A प्रमेय की। अब अनरूट वाली जितनी भी संख्या होती है वो सारी क्या होती है, A प्रमेय होती है। लेकिन अनरूट के अंदर जो भी संख्या आपको दी हुई है, अब वो क्या होनी चाहिए, अगर A भाज्य है तो तभी क्या हो, हम जानते हैं जितनी भी अनरूट वाली संख्या होती है लेकिन उसके अंदर जो संख्या लिखी है अगर वो A भाज्य है तो वो क्या होती है, A प्रमेय होती है। आपको दिया है P और Q अलग, P भी A भाज्य संख्या है और Q भी क्या है, A भाज्य संख्या है। तो सीधी सी बात है कि फिर क्या हुआ कि P और √Q दोनों क्या हुआ, A प्रमेय संख्या है। अब वो पूछा जाता है क्या इन दोनों को जोड़ें, ये भी A प्रमेय और ये भी A प्रमेय, क्या इन दोनों को जोड़ें तो क्या A प्रमेय रहेगी या फिर A प्रमेय बन जाएगी। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एक A प्रमेय संख्या है। तो करते से करने का तरीका कैसे होता है, ध्यान रखना आप, यानी कि ये भी क्या है, एक A प्रमेय संख्या है और ये भी एक क्या है, A प्रमेय संख्या है। हमें बताना है कि इन दोनों का जोड़ भी क्या है, A प्रमेय आने वाला है। हमें सवाल दिया है, सिद्ध करके दिखाओ कि √P प्लस √Q एक A प्रमेय संख्या है, जबकि P और Q क्या है, A भाज्य धनात्मक पूर्णांक है। मैंने इसके उल्टे मान लिया कि माना √P प्लस √Q एक प्रमेय संख्या है। आपने पहले सवाल कर चुके हो, √2 √3 वाला देखा हुआ अनुप्रमेय। वैसे इसके करते हैं, इसके उल्टे मान लेते हैं। हमें सिद्ध तो करना है A प्रमेय, हमने मान लिया प्रमेय संख्या। अगर मान लो इसको ये मान लो एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ P और Q यूज किया है, हम क्या करते हैं उसे A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो √P प्लस √Q मैंने मान लिया प्रमेय संख्या, तो क्या हुआ, √P प्लस √Q बराबर में क्या ले सकता हूं, A बटा में B, और यहां लिख देना B नॉट इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। और लिख देना यहां A व B धनात्मक, चलो एक वर्ड लिख देना यहाँ पे, से A भाज्य धनात्मक पूर्णांक। हमने क्या किया कि मान लो ये प्रमेय संख्या है, और प्रमेय का मतलब क्या होता है, इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, नोट P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। आप Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखो P और Q यूज कर चुके हैं, इसलिए मैंने क्या ले लिया, A और B ले लिया। B नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ A और B क्या है, से भाज्य धनात्मक पूर्णांक, मतलब से भाज्य मतलब यहां से कटते नहीं। अब उसके बाद देखो करने का तरीका ये कि आप अगर दोनों में से एक को अकेला कर लो, दोनों में से इसको रख लो चाहे इसको रख लो। मान लो मैंने यहां रख दिया, किसको, इसको रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहां तो A बटा में B, ये प्लस कर रहा है तो माइनस का √Q, ये √P बराबर, इसका लघुत्तम क्या आएगा आपके पास है, B आने वाला है। तो यहां से क्या आ जाएगा, A माइनस √QB। अब इसके बाद आप क्या करना है, आपको एक काम ध्यान रखना कि आप क्या करो, इसका वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या करो, आप वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास है, P आएगा।
अब इसकी बात करते हैं, इसकी क्या होगी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं a माइनस अंडर रूट क्यू बी की होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास है b स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणा ऐसे कर दो तो क्या आया pb स्क्वायर। अब इसको खोलो आप तो क्या हुआ a माइनस बी की होल स्क्वायर रूट यानी x माइनस y की होल स्क्वायर वाला, तो क्या हुआ पहले की स्क्वायर, जब पहले की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस दूसरे की स्क्वायर करेंगे क्यू की, मान लो ये हो जाएगा क्यू, यहां पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इसका अंडर रूट हट जाएगा, फिर माइनस का क्या आएगा 2ab, a तो ये रहा और b कौन है हमारे पास अंडर रूट क्यूब b है, ये तो मैंने क्या इसको खोल दिया। अब इसके बाद आप क्या करो, जो अंडर में है उसको अकेला कर दो, अंडर में कौन है q है, इसको अकेला करना है, मैं करता हूं इस वाले को इधर पूरे को इधर ले आता हूं, तो क्या दिमाग ध्यान से, तो 2ab से ये साथ में क्या आया अंडर q आया, a स्क्वायर प्लस qb स्क्वायर, ये प्लस का इधर आया तो क्या हुआ माइनस का हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो आप थोड़ा सवाल लेंथी हो सकता है लेकिन इजी है। अब देखो क्या करना, मैंने अकेला किसको करना है जो अंडर के अंदर के अंदर कौन है q है, तो हमारे पास क्या आया अंडर q बराबर, ये तो सेम का सेम ही a स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन लेना चाहते ले लो, कोई टेंशन नहीं है, तो लिख दिया मैंने b स्क्वायर और यहां से क्या हुआ q माइनस p, नीचे देखो क्या है आपके पास है 2ab, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पे p और q ये भी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, a और b भी क्या है धनात्मक है पूर्णांक है। अभी यहां पे जितनी भी चीजें सारे के सारे क्या है पूर्णांक है, अभी सारे के सारे पूर्णांक है, हम जानते हैं पूर्णांकों से जो भी संख्या बनती है वो क्या होती है एक प्रमेय संख्या होती है, गुणांकों से जो भी संख्या बनती है वो सारी की सारी क्या होती है एक प्रमेय संख्या होती है, मतलब ये तो क्या होगी एक प्रमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं ये क्या है एक प्रमेय संख्या। अब ऐसे कह सकता है ये तो प्रमेय है और ये क्या होगी एक प्रमेय, अब दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये समस्या तभी उत्पन्न होती है हमने स्टार्टिंग में क्या हुआ गलत अवधारणा मान ली है। अब लिखना है कैसे हुआ, यहां ए बी क्यू है p क्या है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q माइनस b बटा में 2ab एक प्रमेय संख्या होगी। अभी तो क्या हुआ प्रमेय संख्या ही होगी, तो अंडर क्यू भी एक प्रमेय संख्या होगी, क्योंकि जब जे प्रमेय है तो ये भी होनी चाहिए क्या प्रमेय, जबकि हम जानते हैं कि अंडर क्यू एक ए प्रमेय संख्या है, हमने स्टार्टिंग मालूम था हमें, क्योंकि ये क्यू क्या है ए भाज्य संख्या है, ए भाज्य संख्या जो भी अंडर के अंदर होती है वो सारी सारी क्या होती है ए प्रमेय होती है। अब ये तो प्रमेय और ये प्रमेय ऐसे कैसे हो सकता है, कोई और हो ही नहीं सकता, अंडर क्यू एक ए प्रमेय संख्या है, यह है विरोधाभास, इसलिए उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने शुरुआत में गलत अवधारणा मान ली थी। हमने क्या मान लिया स्टार्टिंग में कि ये एक प्रमेय संख्या है, तभी तो क्या हुआ ये कंडीशन बनी, गलत कंडीशन बनी हमारे पास, और मान लो ये माना तो ये कंडीशन बनी, अब सही करने के लिए क्या मानना चाहिए, इसको ए प्रमेय मानना चाहिए, तो लिख देंगे अतः अंडर p प्लस अंडर q एक ए प्रमेय संख्या होगी, ठीक है। ये आपका सवाल था, जिसने पूछा आराम से इसको देख लेना।
अब देखो इसके बाद हम बात कर रहे थे बहुपद की बात कर रहे थे। कल हमने क्या किया था, द्विघात बहुपद के ना शून्य ज्ञात करने की 3 विधियां थी, तीनों विधियों को कर लिया था। अब हम बात करते हैं बहुपद का बहुपद में भाग। बहुपद का बहुपद में भाग किसे देते हैं, ठीक है। इसे मान लो आपको कह दे कि x³ प्लस का 3x² प्लस का 4x प्लस के 7 में x प्लस 2 का भाग दें। हम लोग सवाल कर लेते हैं इसे। आप पहले वही भाग वाला फॉर्मेट बनाओ। यहां तो लिख दिया x³ 3x² प्लस का 4x प्लस के 7। भाग किसका देना आपको, इसका देना। अब देखो करने का तरीका कैसे होता है, देखो आप पहले निकालोगे भाग फल का प्रथम पद, यानी कि हमारे उत्तर में पहला पद क्या आने वाला है, यानी कि हम इसका पढ़ा कितनी बार पढ़े। जैसे आप भाग में करते थे ना, पहला हम यहां वो लिखते थे, जितनी बार जिसे भाग दे रहे उतना पढ़ा पढ़ते थे। अब ये मालूम चले तो कि आसान तरीका इसका मालूम करने का कि भाग फल का प्रथम पद क्या आने वाला है, वो देखो आसानी से निकाल सकते हैं कि आप जिसमें भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ी घात वाला, चर की बड़ी घात वाला पद कौन सा है। आपको पहला भी देखना होता, ध्यान रखना, कभी कभी पद आगे पीछे भी हो सकते हैं। आपको देखना कि चर की बड़ी घात वाला पद कौन सा है। जैसे यहां देखो ध्यान से, यहां कौन है, x³ जिसके हम भाग दे रहे हैं उसमें चर की बड़ी घात वाला पद देना होता है। वो तो देखिए ऊपर नीचे का लिखते हैं, जिसके द्वारा भाग दे रहे हैं उसमें चर का बड़ा पद सेम ही बात है। तो वहां तो कौन है, सिर्फ x की घात 1 वाला है। तो यहां कितना है आपके पास है x²। इसका मतलब इसका पढ़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, x²। अब पढ़ा मतलब 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ना चाहते हो, सीधी सी बात है 6 का गुणा किससे करोगे आप, 7 से करोगे। वही कंडीशन में यहां कर रहा हूं कि x प्लस 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है मुझे, x²। तो गुणा करते हैं, इसका गुणा इसे किया तो क्या है आपके पास है 2x²। वैसे तो यानी कि यहाँ चिन्हों का पहले गुणा होता है, लेकिन यहाँ सारे प्लस है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखिए आपने प्लस, फिर इसका गुणा इससे क्या आया, x³ आप ध्यान रखना जब भी पढ़ा पढ़ोगे तो पहला पद तो सेम आना ही चाहिए, ये सवाल नहीं हो पाएगा। तो वही करते हैं, यहाँ क्या है आपके पास है x³ आया, और देखना फिर यहाँ देखिए आपने 2x³ आप ध्यान रखना सेम घात, चर की सेम घात वाले पद उसके नीचे आते हैं। क्यूब पद यहाँ क्यूब के नीचे आएगा, स्क्वायर इसके नीचे आएगा, x वाला x4 होता है। तो जो भी होता है घात सेम वाले ही पद दूसरे के नीचे आते हैं। अब आप इसे भाग देते हो, आप इसे 7 में 2 का भाग दिया, कितना आया 6। फिर यहाँ कितना आता था 3, यहाँ 1 कैसे आता था, जब ये तो क्या है 1 प्लस का, ये भी क्या है प्लस का है, यानी कि क्या करते थे हम घटाव करते हैं। जो भी यहाँ चीज होती है उसका निशान चेंज करना पड़ता है। वही कंडीशन यहाँ करने वाले हैं, जो नीचे वाला है उसका भी निशान क्या करेंगे, हमें चेंज करेंगे। अब ये दोनों क्या है प्लस के, तो क्या हो जाएंगे दोनों माइनस के होने वाले हैं। यहाँ क्या है प्लस का, तो क्या हो गया माइनस का। अब निशान कौन सा माना होगा इसका, ये वाला होने वाला है। फिर ये प्लस का भी क्या हुआ माइनस। अब ये तो प्लस का है और ये क्या उतना ही माइनस का, पास में क्या हुआ, ये तो घट गए। फिर इसकी बात करते हैं, अब ये 2 तो क्या है, इसका ध्यान रखना ये वाला है माइनस का, और प्लस के कितने 3। अब घट सकते हैं क्योंकि इनकी घात क्या है, चर की सेम है। अब 3 में से 2 गए कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। 7 में कौन है x², बाकी 7 में उतार लो सेम का सेम, ठीक है। ये हो गया आपके पास है ऐसे। अब फिर लिखते हो ये चीज, भागफल का द्वितीय पद। अब जिसमें भाग देना चाहते हैं उसमें चर की बड़ी घात वाला पद कौन सा है, एक तो है ना। तो क्या है हमारे पास 1x², और इसका हमेशा ध्यान रखना ये नीचे तो एक बार लिख दिया, वही सेम आने वाला है। कितना आया हमारे पास है x ही आया, कितना आया x। इसका मतलब अब की बार पढ़ा कितना पढ़ना आपको x, मतलब x प्लस 2 का गुणा किससे होगा, x से होगा। इसका गुणा से कितना आया 2x, इसका से तो क्या आपके पास है x²। पहला पद तो सेम आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। तो यहां हो गया आपके पास है x²। फिर ये कहां आएगा, इसके नीचे 2x। फिर वापस क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करने हैं आपको। देखो ये तो क्या आपके पास है प्लस का, तो क्या हो गया माइनस का, और ये भी क्या हो गया माइनस का। पहला तो करता ही करता है। फिर ये तो क्या है माइनस के 2 और प्लस कितने 4,
कितने बचे आपके पास 2x प्लस का 7। अब देखो भागफल का द्वितीय पद, सॉरी आपके पास क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। अब अगर इसमें भाग दे, इसमें तो क्या हुआ, चल वाला एक घात वाला ही होता है, यही तो बड़ा हुआ, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास है 2x, नीचे तो x यहाँ कितना बचा आपके पास है 2 ही बचा। इसका मतलब आपकी बार कितना बड़ा करना आपका 2 बार, तो क्या बताओ क्या हुआ, x प्लस 2 का गुना किससे करेंगे 2 से, ये तो हो गया आपके पास है 4, इसका से गुना कितना आया 2x, यहां लिख दिया 2x प्लस है 4। अब ये तो क्या हुआ प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का, इसमें क्या हुआ कट गया, तो ये क्या हुआ माइनस का, तो 7 में से कितना जा रहा है 4, तो कितना बचा आपके पास है 3। तो इस प्रकार आपका हो गया, ये तो हो गया आपका भागफल, और ये आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमारे पास पूछ भी सकता है कि ये वाला क्या इसका, ये वाली चीज जो है क्या इसका एक गुणनखंड है। हम देखो भाग बनी इसकी 3 है, तो इससे गुणनखंड कितने बनेंगे 3। हमसे पूछ सकता है कि इन 3 गुणनखंडों में से क्या ये वाला ए इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। अगर हम मान लो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये सेवा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आपको दे दिया ये वाली चीज, तो चलो और छोटी कर देते हैं संख्या को, मान लो आपको दे दिया ये चीज ऐसे, हमसे कोई पूछ रहे कि क्या ये 2 इसका गुणनखंड है, क्या 2 इसका गुणनखंड है या फिर नहीं। कहने का मतलब जब इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या उसके अंदर ये आने वाला है, हमें दिख रहा है साफ साफ है, या तो ऐसे कर सकते हैं आप टुकड़े करके, या फिर आप ऐसे मालूम कर सकते हैं कि जब इसका 2 का भाग इसमें दें और पूरा पूरा चला जाए तब तो ये क्या है इसका गुणनखंड है। इसमें अभी कह देता कि क्या 7 इसका गुणनखंड है, तो मैं क्या करता कि 30 में 7 का भाग देता, 7 का भाग दे तो क्या हमारे पास वो पूरा पूरा भाग जाता ही नहीं, और पूरा पूरा भाग चला जाता है, मतलब शेष पर 0 आता है, तब तो क्या होगा इसका ये दिया ना, ये वाला क्या आ जाएगा इसका एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। ये तो हमारा बहुपद का बहुपद में भाग। कोई सवाल हो तो बोलना, मैं बता दूंगा। उसके बाद देखो हमें, ये तो हमारा बहुपद टॉपिक था। अब बात आती है 4th चैप्टर हमारा, इसमें लिखा हुआ है 2 चरों में रेखीय समीकरण युग्म। 2 चरों में रेखिक समीकरण युग्म। के बारे में जानते हैं कि क्या चीज है, देखो तो लिखा हुआ है 2 चर, ज्यादातर यहाँ चर तो आप जानती हो जिनका मान बदल सकते हैं, आपको बताया था x y z कुछ भी हो सकता है। फिर बोला इसमें रेखिक, रेखिक का मतलब कि जिसमें क्या हो चर की अधिकतम घात क्या हो 1, इस समीकरण में क्या हो इसमें बराबर का निशान भी हो, और साथ में देखो क्या किया है कि युग्म बोला, युग्म मतलब क्या हुआ जोड़ा। ठीक है, यानी कि जैसे आपको मान लो दिया से दे दिया 2x प्लस 3y बराबर में 7। अब इसमें देखो कितने चर हैं, 2 चर हैं। ठीक है, और समीकरण भी है, और साथ में देखो इसकी घात कितनी है, दोनों चरों की 1 है, तो क्या हो गया ये रेखिक समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 चरों में रेखिक समीकरण है युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। अब ये तो क्या 1 है, 1 मैंने ऑलरेडी मान लो सपोज करो ऐसे दिया, ठीक, तो देखो आप क्या हुआ, ये क्या है रेखिक समीकरण है 2 चरों में, साथ में क्या 2 जोड़ा ले लिया, तो ये हो गया आपके पास रेखिक समीकरण है युग्म। ये तो एग्जांपल था, लिखने का है कि इसका रूप कैसा होता है, ऐसे होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। फिर क्या आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ध्यान देखो ध्यान से x y तो चर है, बाकी यहां कौन आया a1 a2, ये चीज है ना आपके पास, ये सारे के सारे क्या है आपके पास अचर संख्या है। क्या है अचर संख्या, जैसे मान लो यहाँ 2 4 3, यहाँ क्या होगा माइनस का 1, यहाँ -7 -3, ऐसे आप समझ सकते हो। अब हमारे प्रश्न में है क्या चीज कि आपको कहा होगा कि आपको 2 चरों में रेखिक समीकरण युग्म दिया होगा और हमें कहा कि इसका हल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, हल ज्ञात करना है। अब हल का मतलब क्या होगा उसको समझते हैं। पहली बात देखते हैं, देखो हमारा आपको एग्जांपल के रूप में दे दिया आपको ये बात, एक समीकरण तो आपको ये दे दी, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको दे दी और
ऐसे बराबर में जी। क्यों आपको दे दी ये दो समीकरण से। फिर देखो ध्यान से कि आपको कहते हैं कि ये दो आपको दिए हुए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, इसको हल करना है आपको। हल का मतलब आपको x और y जो चर है हमारे, x और y के वो मान ज्ञात करने होते हैं जो दोनों समीकरणों को क्या करें, संतुष्ट करें। अब दो चरों को रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती है। क्या होती है, कितनी विधियां इसकी हल करने की? दो विधियां। दो विधियां कौन कौन सी है? पहली तो होती है हमारी जात कैसे ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय। इसी को बोलते हैं आलेखीय विधि बोल सकते हैं आप। फिर दूसरी होती है आपकी बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। बीज गणितीय विधि में तीन आपके पार्ट होते हैं। पहला तो कौन सा तरीका आपका आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले होता है प्रतिस्थापन है विधि। दूसरी आपकी होती है विलोपन, ठीक है। और तीसरी आपकी होती है वज्र गुणा। यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि होती है? दो विधि होती है। एक तो होती है कौन सी हमारे पास है? ग्राफीय। और दूसरी कौन सी होती है? बीज गणितीय। बीज गणितीय में तीन विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणा, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। हमारे 10th क्लास में सिर्फ कौन सी विधि है? ग्राफीय, जो हर साल आपको 6 नंबर का सवाल देती है। अब देखो हमें समीकरण दे रखी है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफीय विधि की बात कर रहे हैं। ग्राफीय विधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्राफीय विधि की बात कर रहे हैं, हमें क्या हुआ? दो समीकरण दिए होंगे और हमें कहेगा कि इसके हल ज्ञात करो। अब उससे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा ग्राफ किस प्रकार का बनने वाला है। किस प्रकार का मतलब इसका हल आएगा या फिर नहीं आएगा। यानी कह सकते हैं हल की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। आप वो दो दे रखे हैं, इसी को सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है हल की प्रकृति की बात करते हैं। हल की प्रकृति कैसे होगी? हमको पता है कि इसका मान रूप कैसा होता है? दो चरों में रैखिक समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। फिर वो हल की प्रकृति की बात हो रही है। पहली कंडीशन अगर ऐसा हो जाए, दोनों x के गुणांकों का अनुपात, मतलब a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2, आप इन दोनों का अनुपात निकालो। अगर ये दोनों का अनुपात बराबर ना आए तब क्या होगा? तब इस स्थिति में हमारा ग्राफ ऐसा बनता है। कैसा बनता है? मान लो कि एक लाइन ऐसे है कि दूसरी लाइन आपको इसको ऐसे काटेगी, यानी कि ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। अब प्रतिच्छेद कर रहे हैं ऐसे कहेंगे कि मान लो ये रेखा है, आपको पहले को ध्यान रखना, ये क्या है? रैखिक समीकरण, मतलब एक रेखा का समीकरण है। इस समीकरण के द्वारा आप रेखा खींच सकते हैं। आप देखो दो समीकरण खींचने के बाद दो रेखाएं खींच सकते हैं आप। अगर एक रेखा दूसरी रेखा को एक बार काट चुकी है, द्वारा काटने वाली नहीं है। कभी ऐसा सोचता है कि द्वारा कहीं काटेंगे, दोनों नहीं काटने वाली है। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो ग्राफ ऐसा बनता है। ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा, मतलब रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी? आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। फिर बात पूछते हैं कि हमसे कि हल कितने होंगे, उत्तर कितने आने वाले हैं। आप देखो उत्तर क्या आते हैं? जहां रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद करेंगी उससे क्या उसकी सीध में x का मान, दूसरा y का मान, ये हमारा क्या होगा? हल होगा। सीधी बात है, एक बिंदु पर आपको प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके हल भी कितने होंगे? a, तो लिख देंगे a द्वितीय हल। a द्वितीय हल होगा, हमें केवल एक ही हल होने वाला है। अब उसके बाद हमसे पूछता है शांत और संगत और असंगत पूछता है। संगत और असंगत। संगत और असंगत का मतलब क्या होता है? अगर हमारी उत्तर यानी कि स्पष्ट है तब तो क्या होगा? वो संगत है। और अगर हमारी उत्तर स्पष्ट नहीं है तो हमारे उत्तर क्या होगी? हमारा उत्तर नहीं है जैसे मानो, तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा।
और हमारे उत्तर है तो क्या लिखेंगे संगत, उत्तर नहीं है तो क्या हुआ असंगत लिख सकते हैं। उत्तर हमारी है स्पष्ट दिख रही है आपको तो क्या हो गया ये, इस स्थिति में पूछ सकता है आपसे संगत या फिर असंगत। कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है सवाल से पहले 6 नंबर का सवाल है तो पूछता है कि पहले तो क्या करो रेखीय समीकरण के हल का प्रकृति बताओ किस प्रकार की है। हमें पहले चेक करना पड़ेगा इस प्रकार कि वो प्रतिच्छेद करती है कि नहीं। लगभग क्या होता है कि किताब सवाल दिया है तो आपको वो प्रतिच्छेद तो करती है और उनका हल तो क्या होने वाला है संगत होने वाला है। फिर भी आपको करके दिखाना होता है कि a1 बटा में a2, जैसे मान लो आपको लिखना है यहाँ पे आप निकालोगे a1 बटा में a2 क्या आएगा आपके पास 2 बटा में 3। अब उसके बाद क्या निकालोगे b1 बटा में b2 तो क्या आएगा आपके पास 3 बटा में 4। कौन सी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ये वाली कंडीशन है बन रही है। जब इसका ग्राफ बनाओगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे। फिर देखो उसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, फिर उसके बाद क्या होगा अगर मान लो कि a1 बटा में a2 जब मान लो कि दोनों बराबर में तीसरा c1 बटा में c2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता कि a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा में b2 तब क्या होगा हमें तीसरा निकालना पड़ेगा। तीसरा कौन है हमारे पास c1 बटा में c2। इस स्थिति में क्या होगा फिर, इस स्थिति में ग्राफ ऐसा बनता है कि रेखाएं खींचोगे आप, एक रेखा यूं जा रही है दूसरी रेखा भी क्या हुआ इसी के अंदर आकर समा जाएगी, इसी के अंदर क्या हुआ समा जाएगी। एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है ढक लेती है, यानी कि दोनों क्या कहते हैं एक ही रेखा पर गुजरते हैं। तो इसका मतलब क्या रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी। क्या होंगी संपाती, संपाती होगा एक दूसरे को ढक लेंगी। अब देखो एक रेखा दूसरी रेखा पर आ रही है, इसका मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को हर बिंदु पे काट रही है, एक रेखा दूसरी रेखा को हर बिंदु पे काट रही है। अब देखो वही बात है ना, इस रेखा दूसरी रेखा इसी के अंदर चली गई हो, इसका मतलब यहां भी काट रही है हर बिंदु पे काट रही है। अब एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं अनंत होते हैं, इसका मतलब हर बिंदु पे से काट रही है, इसका मतलब हल कैसा होगा अनेक हल होंगे। क्या होंगे अनेक हल होंगे। फिर वही बात है उत्तर तो हमारी है लेकिन स्पष्ट नहीं है, इसे संगत भी लिख देते हैं। कहां पे लिखा आगे ऐसा भी लिखा होता है कि आश्रित संगत, ठीक है संगत भी आप कह सकते हैं। फिर तीसरी कंडीशन बचती है ऐसे कि अगर ऐसा हो जाए कि a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा में b2, नहीं आपके पास c1 बटा में c2 क्या हो बराबर है ना, c1 बटा में c2 क्या हो बराबर है ना। तब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होगा ए रेखा तो ऐसे बनेगी और दूसरी रेखा बिल्कुल साथ में इसके समांतर पैरेलल चलेगी साथ, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं काटने वाली नहीं है, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। रेखाएं क्या होंगी समांतर, रेखाएं क्या होंगी आपके पास है समांतर। और अब जब यानी कि समांतर चलेंगी कभी आपस में इसको काटने वाली है ही नहीं, तो हमारा हल क्या होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब फिर उसके बाद है संगत और असंगत, उसके साथ दिख रहा है कि जब हल ही नहीं है तो क्या होगा, फिर आसानी से लिख सकते हैं क्या असंगत। ये तो क्या थी हमारे को समीकरण दी हुई है उसके हल की प्रकृति कि मान लो उसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। ज्यादातर क्या होता है आपको बोर्ड की क्लास में इस प्रकार का सवाल दिया हुआ होता है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि ग्राफ विधि से इसे हल कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।